हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने जो हमारे मौलिक अधिकार जो थे, फंडामेंटल राइट्स थे, उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोगों ने विस्तृत वर्णन किया हुआ था और उसकी चर्चा भी काफ़ी देर तक हुई थी और हम लोगों ने उन सभी आर्टिकल्स को कंप्लीट कर लिया था। मैंने बताया था कि जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, वो कहाँ से कहाँ तक हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं। तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक थे। कहाँ तक थे? 12 से 35 तक। अब देखो, 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हो चुके हैं। तो इसके आगे पढ़ने के लिए ये हमारे किस भाग में थे? भाग 3। भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स थे आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। तो हम 35 के आगे पढ़ेंगे। जब 35 के आगे पढ़ेंगे, ये भाग 3 था, तो भाग 4 आएगा आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। भाग 4 में जो है, अब आगे कौन सा भाग है? भाग 4। भाग 4 में सबसे पहले हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं, ये हमारे आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक हैं। कहाँ से हैं? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। क्या है? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अब देखो, नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये होते क्या हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं DPSP। DPSP का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहने का मतलब राज्य का ये कर्तव्य होता है कि अपने राज्य को वो समृद्ध और सुदृढ़ बनाए। राज्य का ये कर्तव्य है कि अपने नागरिकों के हितों की वो रक्षा करें। ये हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत ये चीज़ें बताई गई हैं। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये हमारे आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक हैं। अब देखिए भाई, नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ये है कि जो हमारा समाज है उसको थोड़ा और ऊंचा बनाना। हमारे जो समाज हैं, हमारे इसके अंदर जो क्रियाविधि चल रही हैं, इनके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उन सब चीज़ों को थोड़ा और ऊपर उठाना। मतलब उनके जीवन स्तर को, सामाजिक जीवन स्तर को, इन चीज़ों को थोड़ा और ऊपर उठाना है। तो कहने का मतलब ये लागू कौन करता है? तो ये राज्य लागू करता है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, जो ये तत्व हैं, ये लागू कौन करता है? तो ये राज्य लागू करता है। चलो आगे देखते हैं, आर्टिकल 36 क्या है। जो आर्टिकल 36 है, मतलब अनुच्छेद 36, जो अनुच्छेद 36 है, इसमें परिभाषा दी गई है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनकी क्या दी गई है? परिभाषा। तो मैंने अभी बता दिया है कि नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, इनका उद्देश्य क्या है, तो वो हमारी परिभाषा के तहत आ गया। बात समझ में आई? फिर आर्टिकल 37 की अगर बात करें, आर्टिकल 37 जो है, इसमें ये बताया गया कि इस अध्याय में जो चीज़ें दी गई हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो तत्व हैं, ये लागू कैसे किए जाएंगे। तो इसमें लागू करना बताया गया है। लागू करना। और क्या लागू करना? जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं या नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनको लागू कैसे किया जाएगा। तो इस अध्याय में जो चीज़ें हैं उनको लागू करने का जो मेथड है वो आर्टिकल 37 में बताया गया है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए भाई, जो हमारा आर्टिकल है, जो हमारा आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 38 में बताया गया है कि राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय को बढ़ावा देगा। किसको? सामाजिक काय के लिए? लोक कल्याण के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय को क्या करेगा? न्याय को बढ़ावा देगा। ये हमारा आर्टिकल कौन कहता है? आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय को बढ़ावा देगा। ऐसा हमारा आर्टिकल 38 कहता है। अब देखो, लोक कल्याण क्या होता है भाई? जो राज्य में पब्लिक रहती है, जो भारतीय जनता है, इनके हमेशा हित के लिए काम करेगा।
लोक कल्याण का मतलब है जनता के हित के लिए सदैव राज्य तत्पर रहेगा, सदैव तत्पर रहेगा, ये हमारा आर्टिकल 38 कहता है। अब आर्टिकल 39 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 39 जो है, आर्टिकल 39 जो हमारा है, आर्टिकल 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कौन देता है? ये हमारा आर्टिकल प्रावधान किस में मिला है? ये आर्टिकल 39 में है कि समान कार्य के लिए, मान लिया अगर कोई व्यक्ति, कोई मान लिया जेंट्स टीचर है और एक लेडीज भी टीचर है, तो उन दोनों को समान वेतन दिया जाएगा, ऐसा हमारा आर्टिकल 39 कहता है। लेकिन आप लोग पब्लिक सेक्टर में देखते होंगे तो जेंट्स को कहीं कहीं ज़्यादा पैसा मिलता है और लेडीज़ को उसी काम के लिए काफ़ी कम पैसे मिलते हैं। तो समान कार्य के लिए जो समान वेतन का जो प्रावधान है वो संविधान के आर्टिकल 39 में बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। और इस आर्टिकल में बताया गया है कि संसाधनों का समान वितरण होगा। काहे का? संसाधनों का समान वितरण, संसाधनों का समान वितरण किस में बताया गया है? ये भी आर्टिकल 39 में बताया गया है। बताया गया है संसाधनों का जो समान वितरण होगा, संसाधनों का संकेंद्रण नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? वस्तुओं का संकेंद्रण नहीं किया जाएगा। संकेंद्रण का मतलब क्या होता है? संकेंद्रण पर रोक है इसमें। क्या है? संकेंद्रण पर रोक। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया मार्केट में कोई चीज़ आई, मान लिया कोई किसी वस्तु की बहुत ज़्यादा मांग है और मान लिया किसी ने अपनी दुकान में 10 कुंटल खरीद कर रख लिया है और वो लोगों को नहीं बांट रहा है, या अपने घर में मान लिया अपनी दुकान में 1 कुंटल बचा के रख लिया, अब लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब इस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी। उन्होंने संविधान में बताया गया है कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी। क्या नहीं हो और होंगी क्या? कहने का मतलब जब तक चीज़ें हैं पब्लिक में प्रोवाइड की जाएंगी, और वो भी कैसे? समान रूप से प्रोवाइड की जाएंगी, ऐसा हमारा आर्टिकल 39 कहता है। क्या क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन प्रावधान है, संसाधनों का समान वितरण है, संकेंद्रण पर रोक है, और इसमें निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया। अगर आपको कानूनी सहायता लेनी है तो उसके लिए आपको उसके लिए कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। क्या बताया गया है? निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता। इसका मतलब मैंने बता दिया है कि आपको अगर कोई कानूनी सलाह लेनी है तो आपको निःशुल्क, बिना किसी पैसे के आपको सरकार जो है, जो सरकार होगी, कानून आपको संरक्षण प्रदान करेगा कि बिना किसी चार्ज के, इसलिए ये लिखा हुआ है निःशुल्क। बात समझ में आई? ये हमारा आर्टिकल 39 हो गया। तो आर्टिकल 39 भी आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल 38 भी मैंने बताया हुआ है। अब आर्टिकल 40 की बात करते हैं। आर्टिकल 40, अब देखिए भाई आर्टिकल 40 होता क्या है क्या नहीं है, ये समझिए भाई। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 जो है इसमें बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। क्या गठन? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें बताया गया है? आर्टिकल 40 में बताया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। देखो, जो ग्राम पंचायतों का गठन है ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। किस पर यह आधारित है? गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। अब देखिए, महात्मा गांधी की परिकल्पना थी। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायतों का गठन हो, उनका विकास किया जाए, और ग्राम जो है जब गांवों का विकास हो जाएगा तो वो खुद शहर की भांति या शहर बन करके उभरेंगे, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। तो जो ग्राम पंचायतों का गठन है ये आर्टिकल 40 में किया गया है, ये महात्मा गांधी की विचारधारा पर किया गया है। तो ये कैसी विचारधारा है? गांधीवादी विचारधारा। अच्छा, हम ये बात करें कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये लिए कहाँ से गए हैं? तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड। आयरलैंड नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें, ये किस पर आधारित हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये गांधीवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा? गांधीवादी विचारधारा। गांधीवादी
विचारधारा, बात समझ में आई। दूसरा सामाजिक विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा और उदारवादी। कौन सी? उदारवादी विचारधारा से लिए गए हैं, विचारधारा पर आधारित हैं। बात समझ में आई। तो जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये गांधीवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा और सामाजिक विचारधारा पर लिए गए हैं, या सामाजिक विचारधारा पर ये हमारे आर्टिकल से ये जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये उन्हीं पर आधारित हैं। अब देखिए भाई, ये हमारा आर्टिकल 41 दिया गया है और आर्टिकल 41 में क्या बताया गया है? कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। किसको? जो भारतीय जनता है, जो हमारे राज्य के नागरिक हैं, उनको कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अब देखो ये चीज़ें समझने के लिए हैं कि लोक सहायता पाने का अधिकार कैसे। जैसे मान लिया हम घर में बैठ जाएं और कहें हमें लोक सहायता मिल जाए, तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं। कहना मतलब कुछ दशाएं वो कौन सी होगी? वो दशा जैसे मान लिया बेकारी की दशा है, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, बीमारी, बुढ़ापा, मतलब इस प्रकार की जब कंडीशन आपके पास आ जाएंगी, आपके पास परिस्थितियां बहुत विकट होंगी, तब हमारे राज्य का कर्तव्य होगा कि आपकी इन परिस्थितियों में आपकी मदद करे। ये हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत बताया गया है कि कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का जो अधिकार है ये हमारे राज्य का कर्तव्य होगा, या उनका दायित्व होगा राज्य का, कि वो हमारे राज्य के नागरिकों की सहायता करें। कब? जब वो बेकारी की दशा में हो, मतलब बेरोजगारी की स्थिति में हो, बीमारी की स्थिति में हो, या फिर वो बुढ़ापे पर हो, कोई काम न कर पा रहे हो, तो राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अपने नागरिकों की देखभाल करे। बात समझ में आई। फिर इसी दशा में हम लोग आर्टिकल 42 की तरफ बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 42 में बताया गया है, आर्टिकल 42 कहता है राज्य महिला स्वास्थ्य कल्याण के लिए, प्रसूति सहायता के लिए मदद करेगा। प्रसूति सहायता में राज्य क्या करेगा? मदद करेगा। तो बताया गया है महिला स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए प्रसूति सहायता के लिए कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। बात समझ में आई। तो महिला स्वास्थ्य एवं कल्याण मतलब महिलाएं जो बीमार हैं या जो प्रेग्नेंट होने की कंडीशन में हैं, जो बच्चे होते हैं, तो उन्हीं के लिए ये बताया गया कि प्रसूति सहायता, तो उसी के लिए राज्य का कर्तव्य होगा कि अपनी उन महिलाओं के लिए जो माता बनने वाली हैं, उन महिलाओं के लिए राज्य कार्य करे। ये हमारे आर्टिकल 42 में बताया गया है। आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 सुनिएगा। आर्टिकल जो 43 है वो कहता है कि राज्य मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी का कार्य करेगा। राज्य क्या करेगा? राज्य मजदूरों के लिए, राज्य मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी का कार्य करेगा। निर्वाह मजदूरी का कार्य करेगा। अब इसका मतलब क्या है? राज्य का दायित्व होगा कि राज्य में जो भी नागरिक मजदूरी करते हैं, राज्य का कर्तव्य होगा कि उनके लिए निर्वाह मजदूरी को लाए। निर्वाह मजदूरी लाने का मतलब ये है कि अगर मान लिया एक फैमिली का खर्चा ऑल राउंड जब काउंट किया जाए, मान लिया सपोज क्या 100 रुपये है, तो राज्य का कर्तव्य होगा कि उतना वो खाने भर को दे कि उसका परिवार जो है, उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। तो वो होती है निर्वाह मजदूरी, जिससे उसका जीवन यापन चलता रहे। कुछ बीमारी आ जा रही है, उसका भी दवा दारू जो भी लेना चाहते वो ले सके। तो इस प्रकार की ये निर्वाह मजदूरी की जाती है। तो निर्वाह मजदूरी मतलब उसका मतलब तो ये हो गया ना अब
कि उसके जो जीवन यापन की जो विधियां हैं वो थोड़ी सी आसान हो सकें, ये हमारी निर्वाह मजदूरी होती है। इसी के तहत बताया गया है कि राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। किसको बढ़ावा देगा? राज्य कुटीर उद्योगों को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। ये किसका काम होगा? ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार पा सकें। तो ये हमारे आर्टिकल 43 में बताया गया है। बात समझ में आई? आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता। क्या कहता है? समान नागरिक संहिता। अब देखो समान नागरिक संहिता क्या होता है। ये आर्टिकल 44 में दिया गया, अभी तक ये लागू नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो समान नागरिक संहिता है, कहा गया है, कहा जाता है कि अगर संविधान है देश का, तो अगर देश का एक संविधान है तो सभी लोगों के लिए फॉलो होना चाहिए, भाई फॉलो होना चाहिए। लेकिन समान नागरिक संहिता में बताया गया है कि व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, उसके लिए विवाह विच्छेद या संपत्ति की जो विधियां हैं वो समान होनी चाहिए। बात समझ में आई? समान नागरिक संहिता में बताया गया है व्यक्ति किसी भी जाति धर्म संप्रदाय किसी भी संप्रदाय का हो, उसके लिए जो विवाह विच्छेद या फिर जो संपत्ति की जो विधियां हैं, विवाह विच्छेद संपत्ति की विधियां जो हैं वो कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करें, अगर व्यक्ति मान लिया किसी भी कास्ट का हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो इससे आपको सिर्फ बताने का उद्देश्य ये है कि आप इस चीज़ को समझें। अगर मान लिया व्यक्ति किसी भी धर्म का, मान लिया हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब से इस बात से है कि धर्म कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, लेकिन जो कानूनी तरीके हैं, जो संवैधानिक तरीके हैं वो समान होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा धर्म के अनुसार ऐसा नहीं है, लेकिन संविधान कहता है कि एक जैसे होने चाहिए सभी के लिए। ये हमारा आर्टिकल 44 कहता है। अब आर्टिकल 45 क्या कहता है वो देखिए भाई। अब आर्टिकल 45 अब देखिए भाई, जो हमारा आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 संविधान का अनुच्छेद 45 ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, कब से कहता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। काहे का प्रावधान है? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान का किस में बताया गया है? आर्टिकल 45 के तहत। लेकिन हम लोगों ने एक चर्चा और की थी, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने बताया हुआ था जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है इसमें एक पॉइंट आता है, मैंने बताया था 86वें संविधान संशोधन 2002 कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कहा गया था जो शिक्षा का अधिकार है इसे आर्टिकल 21 का में जोड़ दिया गया था। मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, आर्टिकल 21 का 21 का में जोड़ दिया गया था। किसे जोड़ दिया गया था? शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21 का में जोड़कर इसे क्या बना दिया गया था? इसे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? मौलिक अधिकार। बात समझ में आई भाई? जो हमारा शिक्षा का अधिकार था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे आर्टिकल
21 का में जोड़ करके इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ओके, देखिए भाई आर्टिकल 47 क्या, आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46, तो आर्टिकल 46 कहता है, क्या कहता है? ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी के शैक्षणिक विकास के लिए, ओबीसी, एससी और एसटी के शैक्षणिक विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए, विकास के लिए कार्य करेगा, कार्य करेगा। कार्य करेगा का मतलब ये है राज्य का दायित्व होगा, राज्य का दायित्व होगा जो पिछड़ी जातियां हैं, एससी शेड्यूल कास्ट हैं, एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो इनके कल्याण के लिए या इनके शैक्षणिक विकास का जो कर्तव्य होगा वो राज्य का कर्तव्य होगा कि उनके राज्य में जो भी लोग हैं एससी, एसटी और ओबीसी के, इनके शैक्षणिक विकास का ध्यान कौन रखे? राज्य रखे। तो ये आर्टिकल 46 में कहा गया था, क्या कहा गया था? ओबीसी, एससी, एसटी के शैक्षणिक विकास की जो जिम्मेदारी होगी ये राज्य का दायित्व होगा कि इस जिम्मेदारी को राज्य पूरा करे, ऐसा आर्टिकल 46 में कहा गया था। आर्टिकल 47 देखो क्या कहता है? आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 जो है ये मदिरा निषेध करता है। क्या निषेध करता है? मदिरा निषेध। आर्टिकल जो 47 है ये मदिरा निषेध करता है। फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको, ये कहता क्या है? आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के जीवन स्तर और उनके कल्याण को करने के लिए, उनके कल्याण को करने के लिए और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य क्या प्रदान करेगा? पोषक वस्तुएं प्रदान करेगा, जो मतलब उनके जीवन का पोषण जिनसे होता है वो चीज़ें कौन प्रदान करेगा? राज्य करेगा। फिर सुनिएगा, आर्टिकल 47 कहता है राज्य अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए या उनके स्वास्थ्य कल्याण के लिए, तो क्या करेगा? राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए क्या देगा नागरिकों को? पोषक वस्तुएं प्रदान करेगा, जो उनके जो खाद्य पदार्थ हैं वो प्रदान करेगा। यह दायित्व किसका होगा? राज्य का दायित्व होगा। और इसी में बताया गया है कि मदिरा निषेध होगा। मदिरा निषेध किस में बताया गया है? ये हमारा आर्टिकल 47 के तहत बताया गया है। अब देखिए भाई हमारा आर्टिकल कौन सा है? 48। अब देखिए भाई आर्टिकल 48 क्या कहता है? जो आर्टिकल 48 है, जो हमारा अनुच्छेद 48 है, 48 है, वो कहता है कि राज्य क्या होगा? पशुओं, जो पशु हैं, जो हमारे जानवर हैं, जानवर का मतलब पशु ही कहेंगे, जो उत्तम किस्म के पशु हैं, उत्तम नस्ल के जो जानवर हैं, उनके विकास का कार्य राज्य करेगा। जो हमारे पशु हैं, जो उत्तम नस्ल के हैं, जो अच्छी नस्ल के हैं, उनके विकास का कार्य कौन करेगा? राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य करेगा। क्या करेगा? पशुओं के विकास का कार्य, विकास का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। बात समझ में आई? इसी आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 48 के तहत जो दुधारू पशु हैं उनकी बलि पर रोक बताई गई है। क्या बताई गई है? जो दुधारू पशु हैं। दुधारू पशु का मतलब है जो जानवर दूध देते हैं, जो जानवर दूध दे रहे होते हैं, उस स्थिति में उनकी बलि नहीं दी जा सकती। मतलब वो कटने के लिए जो कसाई खाने होते हैं इस प्रकार के, वहाँ नहीं बेचा जाएगा। लेकिन बेच दिया जाता है वो अलग बात है, लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि नहीं बेचा जाएगा। यह दुधारू पशुओं के बलि पर क्या होगी? पशु की बलि पर रोक, बलि पर रोक। ये हमारा आर्टिकल 48 कहता है। इसमें बताया गया है जो हमारे जानवर हैं,
इनको वैज्ञानिक विधियों से तैयार करना। वैज्ञानिक विधियों से तैयार करने में जानवर नहीं बनाना, मतलब वैज्ञानिक तरीके जैसे जैसे कहते हैं वैसे हमारा पशुपालन या पालने का तरीका कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि विज्ञान के द्वारा जानवर बनाए जाएंगे। बात समझ में आई? तो ये हमारा आर्टिकल 48 कहता है। बात समझ में आई? आर्टिकल 48A है एक, क्या है? आर्टिकल 48(1), आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48 कहते हैं पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य राज्य करेगा। किसके संवर्धन? पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य कौन करेगा? कार्य करेगा। कौन करेगा? राज्य का दायित्व होगा कि पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करे। फिर समझिएगा, पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन। संवर्धन का मतलब, संरक्षण एवं संवर्धन का मतलब ये होता है कि पहला तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं इनको काटा नहीं जाएगा, जो हरे पेड़ पौधे हैं इनकी कटाई नहीं होगी, तो ये होगा संरक्षण एवं संवर्धन, मतलब इनका विकास करना और नए से नए पेड़ लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। तो ये हमारे आर्टिकल 48A के तहत बताया गया है। अब देखिए आर्टिकल 49 क्या कहता है। आर्टिकल 49, तो जो आर्टिकल 49 है ये कहता है राज्य ऐतिहासिक स्मारकों का, भाई राज्य का कर्तव्य होगा कि ऐतिहासिक स्मारक जो हैं, राज्य ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण का कार्य करेगा। बात समझ में आई? राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य में जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक स्मारक हैं, जो ऐतिहासिक स्मारक लिखा हुआ है इसका मतलब है, स्मारक का मतलब जहाँ लोग देखने आते हैं, जो प्राचीन समय में मंदिर बनाए गए थे या जो भी कलाएं थी, गुफाएं थी, तो राज्य का कर्तव्य होगा कि अपने ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उनकी देखभाल करे। जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनकी देखभाल करें, मतलब ये नागरिकों का भी कर्तव्य होना चाहिए कि अपनी जो राज्य की चीज़ें हैं हम उनका ध्यान रखें, जिससे हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो लोग हैं, वो भी उस कला से, उस स्थिति से, उस दशा से परिचित हो सकें कि उस समय वो कौन सी चीज़ें थी। तो इस प्रकार की जो राज्य ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके संरक्षण का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। ऐसा हमारा आर्टिकल 49 कहता है। अब देखिए भाई, जो हमारा आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अब देखिए भाई, आर्टिकल पर लिखते हैं कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। बात समझ में आई? पृथक्करण, ठीक है ना। ये हमारा आर्टिकल 50 कहता है। अब देखिए पृथक्करण होता क्या है? पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग होना। तो देखो कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका में आते हैं जैसे IAS और IPS, ठीक है ना। ये होते हैं स्थायी कार्यपालिका। जो IAS और IPS होते हैं ये हमारी स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। किस में आते हैं? स्थायी। क्यों स्थायी क्यों है? क्योंकि स्थायी वो सभी लोग स्थायी होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, जो इलेक्शन से जाते हैं, जैसे MP, MLA। ये कैसे हैं? अस्थायी। कैसे हैं? अस्थायी। बात समझ में आई? जो कार्यपालिका में जो दो रूप मैंने बताए हैं, कार्यपालिका में जो IAS और IPS हैं ये स्थायी कार्यपालिका है। क्यों? क्योंकि ये आते हैं सिलेक्शन से। ये कैसे आते हैं? सिलेक्शन से। MP, MLA ये अस्थायी कार्यपालिका, ऊपर वाली स्थायी और ये अस्थायी। जो अस्थायी है वो आते हैं इलेक्शन से। तो ये हमारी हो गई कार्यपालिका। अगर हम बात करें न्यायपालिका की, काय की?
न्यायपालिका की बात करें अगर हम, क्या है कि न्यायपालिका, तो न्यायपालिका में क्या होगा भाई सुनिए, न्यायपालिका का कार्य होता है अवलोकन करना। न्यायपालिका का कार्य अवलोकन करना होता है, अवलोकन, अवलोकन करना। तो अवलोकन करने का मतलब चीज़ों को देखना, जो समाज में चल रहा है, जो हमारे देश में चल रहा है, उसका अवलोकन कौन करता है? अवलोकन न्यायपालिका करती है। तो जो न्याय कार्यपालिका है उसको मैंने बता दिया है, कार्यपालिका आप समझ चुके हैं और न्यायपालिका अब समझ चुके हैं कि इसका कार्य क्या होता है, अवलोकन करना। बात समझ में आई? तो हमारा ये आर्टिकल 50 हो गया। अब आर्टिकल 51, अब देखिए आर्टिकल जो 51 है, आर्टिकल 51 जो अनुच्छेद 51 है, आर्टिकल 51 कहता है कि राज्य का कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का जो दायित्व होगा, ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अपने राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शांति, राज्य का मतलब देश की बात हो रही है, देश में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे और समृद्धि हो, शांति सुरक्षा एवं समृद्धि, समृद्धि, जो समृद्धि है ये कार्य किसका होगा? ये देश या राज्य का हमारे दायित्व होगा। तो हमने आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक हम लोगों ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। आप लोगों को जितना आर्टिकल जो अनुच्छेद बताते हैं, आप लोग उनका जो है एक्सप्लेन भी करते हैं, आप लोग उनको नोट्स में तैयार करिए। नोट्स बनाने के बाद में आप उनको रिवाइज़ करिए, एक बार रिवाइज़ करिए, 2 बार रिवाइज़ करिए, उसके बाद में ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आपके माइंड में बस जाएंगी। और ये जो हम आर्टिकल्स पढ़ाए जा रहे हैं, ये आर्टिकल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये जितने भी आर्टिकल मैंने पढ़ाए हैं, ये सब के सब पेपर में कई बार पूछे गए हैं और इसीलिए इन पर चर्चा करना हमें अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। अब आर्टिकल 51 के आगे जो हमारी संघीय कार्यपालिका है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो को देखना अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।